हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ARK representing NRK9। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लॉस। डियर CS प्रोफेशनल न्यू एंड ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए याद रखिएगा हर बार की तरह वापस से आ चुका है ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के ऊपर आगे आगे सीरीज चल रही है। आप देख लीजिएगा, अगर आप रेगुलर सीरीज को ज्वाइन करते आ रहे हैं और ऑफ कोर्स जिन स्टूडेंट्स ने किया है और अच्छे रिस्पॉन्सेज इन लोगों के स्टूडेंट्स के हैं, ऑफ कोर्स उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं एंड आई फील रियली ग्रेट कि यार मजा आता है, बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्सेज आता है। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि याद रखिएगा अब हमारे चैप्टर 4 और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग चैप्टर 3 एंड 4 पे आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू नो आई कॉल इट अ कूल स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स का, ऑफ कोर्स सारे सब्जेक्ट्स का जितना भी हम लोग सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं, चाहे मॉड्यूल फर्स्ट कर रहे हो, टाइम सेकंड या थर्ड या तीनों मॉड्यूल भी कर रहे हो, एग्जाम से प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स एग्जाम की प्रिपरेशन आने से पहले बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग इन्हीं सीरीज में आप देखिएगा क्या करते हैं, आपके साथ में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, ऑफ कोर्स रखिएगा। और चैप्टर में सारे ही कवर करूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर छोड़ दिए जाएंगे, सारे चैप्टर कवर होंगे यहाँ पे और उनके खास तौर से उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे। सो इस सीरीज में भी याद रखिएगा कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास सेक्शन सूट। ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है बुक के अंदर चैप्टर फर्स्ट में ही कवर कर लिया गया हो, बट अकॉर्डिंग टू ICI न्यू मॉड्यूल इसे याद रखिएगा, जो कि सेपरेट कर देगा चैप्टर नंबर 3 के फॉर्म में से कंसीडर किया गया है। और उसके बाद एक और खतरनाक चैप्टर है ऑफ कोर्स, जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, खतरनाक इन द सेंस कोई काटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आप लोगों ने सुना होगा फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट एंड IPC, दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कूल स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि याद रखिएगा जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया था, तो देखिएगा अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे भी आ गए। तो आपने अगर चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड प्रिपेयर कर लिया था, आप सेकंड एंड थर्ड प्रिपेयर कर लेंगे, सो क्विकली रिवाइज भी कर पाएंगे और अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आइएगा डिस्कस कर लेते हैं, आज से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर जो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सो पे अटेंशन। ऑलराइट, समझेगा। डिस्प्ले प्लीज, आप डिस्प्ले पे आते से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, फोल्डर क्रिएट कीजिएगा, उसमें सब सारी फाइल सेव कर लीजिएगा, सारे इमेजेस सेव कर लीजिएगा। ऑलराइट, now the question first, you're on the screen. ABC Limited having deposits of rupees 50 lakh, all right, out of which company accepted rupees 5 lakh as deposit from Sumit, all right, 50 lakh total amount है, ठीक है। हमेशा देखिएगा आप लोग कोई केस के अंदर, ऑफ कोर्स कोई भी क्वेश्चन आता है उसके फैक्ट्स जरूर देखिएगा। एंड 5 लाख रुपीज सुमित से अकेले लिया गया है, ठीक है ना। सर्टेन फैक्ट्स have come into the knowledge of the Sumit that the management of the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial his interest. Alright, ठीक है। Examine, क्या एग्जामिन करना है? Can Sumit file an application before NCLT? Alright, ठीक है। And prepare the list of the orders which can be sought from the NCLT in this regard, if any. Alright, अब देखिएगा क्वेश्चन अगर आपने देखा, क्वेश्चन अगर आपने कंसीडर किया तो सर क्वेश्चन हमें कुछ याद दिला रहा है, याद आ रहा है आपको? आइए, याद आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। सेक्शन 245, जी हाँ, सेक्शन 245। यहां पर 245 की इंडिकेशन कहां से मिल रही है? देखिएगा अगर आप ध्यान से रीड करें ना, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड। अच्छा, ये 245 अगर आपने पढ़ा है तो सेक्शन 245 सेक्शन 1 की ही डेफिनेशन इस बात को बोलती है कि मेंबर्स या कंडक्ट और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज आर बीइंग कंडक्टेड इन अ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मेंबर, डिपॉजिटर, ऑफ कोर्स याद आ रहा होगा। सो अब यहां पर क्या करना है? डिस्प्ले प्लीज, इसको समझेगा, इसके लिए क्या करना होगा? सी, पे अटेंशन डियर ऑल, पे अटेंशन। आपको यहां पे बेटा रीड करना है सेक्शन 245 सब सेक्शन 1 किसके साथ रीड करना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है यहां पे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद एनसीएलटी। यहां पर एक बेटा सेकंड अमेंडमेंट कंसीडर किया गया था, ये आपने शायद पढ़ भी लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। सेकंड अमेंडमेंट जो कि रूल्स से रिलेटेड था, रूल्स 2019। ऑलराइट, और जो किसकी बात करता है बेटा? वो बात करता है रूल नंबर 84 सब रूल 4, ऑलराइट, of the NCLT rule 2016, all right, rule 2016।
जिसके अंदर बेटा क्या दो बातें खास कंसिडर की गई हैं। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है ना, डिपॉजिट हमको पता है कि कितना टोटल डिपॉजिट है, कंपनी के पास टोटल डिपॉजिट है कितना 50 लाख, उसमें सुमित का कितना है 5 लाख। ऑलराइट, तो हमें पहले तो डिसाइड करना है कि एक्चुअली सुमित ये कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता नहीं कर सकता। लेट्स डिस्कस। एप्लीकेशन उसके लिए एलिजिबल है भी नहीं है, इसको देखते हैं। सो देखिएगा अगर हम लोग देखें यहाँ पे रूल 84 सब रूल 4, तो सेक्शन 245 subsection 1 read with rule number 84 subsection rule 4 of the NCLT. Before start the explanation of this rule, I would like to tell you something very important. आप प्रोफेशनल स्टूडेंट से एक्सपीरियंस ने जानते होंगे, एग्जाम में आपने पास किया ऑफ कोर्स। डियर यू शुड नो वेरी वेल, यू नो व्हाट, एग्जाम में हमें प्रोविजंस को कोड करना है, अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल कीजिएगा, ऑलराइट। क्योंकि इससे ना मार्क्स आप जानते होंगे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, एग्जामिनर इंप्रेस होता है आपकी प्रेजेंटेशन से, आपके ड्राफ्टिंग से, आपके यू नो किस फ्लो में आपने आंसर किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। सो अगर यहाँ पे एक सिंपल सा बेनिफिट क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे सेक्शन 245 सेक्शन 1, इसके क्यों, क्योंकि केस किसका है, ये डिपॉजिटर का बात कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रीड सेक्शन 245 सेक्शन 1 विद द रूल नंबर 84 रूल 4, ऑलराइट। आइए सो डिस्प्ले प्लीज। अब देखते हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या स्पिक्स है। सो पहला क्या कहता है, फटाक से रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ में, क्या सिचुएशन होना चाहिए अगर आपको एप्लीकेशन डालना है तो एटलीस्ट व्हाट 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर केस की हम बात कर रहे हैं, जहां पे आपने याद होगा डिपॉजिटर के लिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है ये रूल जो बात कर रहा है, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कर सकता है एप्लीकेशन फाइल ऐसा केस में, ठीक है सर। या फिर सिचुएशन कौन सा हो सकता है, 100 डिपॉजिटर्स हो, एटलीस्ट टोटल नंबर डिपॉजिटर में 100 डिपॉजिटर्स हो, इन दोनों में जो भी whichever is लेस, जो कंडीशन दोनों में सेटिस्फाइड हो वो कर सकते हैं। लेकिन हमें एक और देखना होगा, सेकंड जो है, ऑलराइट, वो क्या कहता है, डिपॉजिटर, उसकी लैंग्वेज देखिएगा, डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर एंड डिपॉजिटर। यहां हमने कंसीडर किया नंबर्स में, इन नंबर्स में कंसीडर किया हमने ना, इन नंबर में, यहां हम इन वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं। सो डिपॉजिटर्स टू whom company is 5% of the total deposits of the total deposits। अब यहां पे आप समझ रहे हैं, अगर अब क्वेश्चन हम देखें कितना था टोटल, आई होप आप समझ गए होंगे, 50 लाख की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर से कितना 5 लाख जो है किसके पास होल्डिंग है अकेला, आई मीन जो उसका होल्डर है सुमित ने कितना, अकेला सुमित को कितना डिपॉजिट होल्ड करता है, आई मीन डिपॉजिट कितना लिया हुआ है उससे 5 लाख। आई होप मेरे ये बात कहते ही आपकी कैलकुलेशन इमीडिएटली स्ट्राइक कर गई होगी कि वो कर सकता है नहीं कर सकता है, ऑलराइट। सो सुमित ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑलराइट। आई होप ये ऑर्डर्स आपने पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, आई होप ये पढ़ के जरूर जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा सकता है आपसे, ऑलराइट। एनीवेज क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं, सारे मैं नहीं करूंगा डिस्कस, कुछ आप भी करेंगे, क्योंकि याद देखिएगा अगर मैं बता दूंगा तो आपको, आप देखिएगा, आप थोड़े सा मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से आप अपने ब्रेन को कहें कि चल उठ चेक करके आते हैं यार, क्या गड़बड़ हो गया, क्या याद क्या नहीं आ रहा है। सो एक मौका मिलेगा बुक ओपन करने का, प्रोविजन को वापस रिकॉल करने का ये मौका मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये पढ़ाना या बताना बहुत क्विकली मैं आपको बता के छोड़ सकता हूं कि आइए फटाक से देखिए डिस्कस कर लेते हैं, नहीं, आई डोंट वांट टू डू सो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपके एफर्ट्स भी साथ में आए। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड, प्लीज, corporate fraud can be extremely difficult to contain and it's essentially impossible to stop if senior management is willing to engage in it। बड़ा ही मजे का बात बोल रहा है, कहता है examine the statement with example of the corporate fraud। Dear all, remember one thing, आप ये क्वेश्चन ऑफकोर्स स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत हद तक प्रोबेबल क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे डिस्कस किया जा सकता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसका ऑफ कोर्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको मैं डिटेल डिस्कस करता हूं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो पढ़ते ही। जस्ट थिंक अबाउट इट बिफोर स्टार्ट दिस, यू नो, एक्सप्लेन अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक, कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट ही अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा
तो कैसे कैसे पॉसिबल है कि आप रोक सकते हैं कंपनी को ऑफकोर्स फ्रॉड करने से? आई मीन अगर गलत तरीके की एक्टिविटीज में अगर कॉर्पोरेट आई मीन सीनियर मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, यू नो व्हाट, मैं एक बात आपको कह दूं, आपने देखे होंगे नंबर ऑफ स्कैम्स होते हैं, नंबर ऑफ यू नो व्हाट बैंक के फ्रॉड आपके सामने आए होंगे, आपने पढ़े होंगे, मैं यहाँ सबकी बातें नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब बड़े बड़े आपके सामने स्कैम्स आए हुए हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के या बिना किसी सीनियर मैनेजमेंट के वो फ्रॉड्स पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या हमेशा चलता रहे तो ठीक रहेगा? नहीं। कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में इसको रोकने के लिए क्या किया सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन को समझेगा। क्वेश्चन 2 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कॉर्पोरेट फ्रॉड कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंटेन एंड इट इज एसेंशियल इम्पॉसिबल टू स्टॉप इफ सीनियर मैनेजमेंट इज विलिंग टू एंगेज इन इट। अगर वो खुद भी, सीनियर मैनेजमेंट भी अगर इसमें इन्वॉल्व होगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टॉप सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स इन द कॉर्पोरेट? सो लेट्स डिस्कस विद द यू नो दिस स्टेटमेंट। आइएगा थोड़ा सा समझते हैं फटाक से और देखते हैं आगे हम लोग क्या समझ में आया हमको। ऑल राइट, नाउ सी, अगर हम बात करें, एक एक स्टेटमेंट में लिखता हूं, देखिएगा उसको समझेगा। अगर इस तरह के फ्रॉड अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप कितना भी रॉबस्ट सिस्टम बना लीजिएगा, आप समझिएगा, रॉबस्ट सिस्टम आप बना लीजिएगा कंपनी में, तब भी अगर, और अगर उसमें सीनियर मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स सीनियर मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व, सीनियर मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व है, देखिएगा, सीनियर मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व है, कितना भी रॉबस्ट सिस्टम बना लीजिए कंपनी में, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कैसी होंगी, सारी चीजें कर लीजिएगा, फंक्शनल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कोर्स उसमें अगर इन्वॉल्व है, सो ऑलवेज कीप थिंग योर वन थिंग योर माइंड, यू नो व्हाट, फ्रॉड को आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। देयर आर नंबर ऑफ केसेस, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द बैंक, यू नो व्हाट, जस्ट बैंक का आपने मैटर देखा होगा, आप होप जानते होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मैं एक नहीं बहुत सारे बता सकता हूं, लेकिन आइए खैर, एनीवेज, सो अब इसको अगर आपके एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो उसे किस तरह से आप, हो सकता है कि आपको बताया जाए कि आप कैसे इसे रोक सकते हैं। सो कैसे रोका सकता है? इट कैन बी स्टॉप, हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड, किस तरह से रोक सकते हैं, हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड, ऑलराइट, हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड। अब कंपनी में आप देखिए, आपने सुना होगा फॉरेंसिक ऑडिट, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने सुना होगा फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट सुनी होगी। तो टाइम टाइप क्या कर सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट की जा सकती है, एंड आप चेक एंड विजिल मैकेनिज्म, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, विजिल मैकेनिज्म। अगर मान लीजिएगा सीनियर लेवल का एक बंदा कुछ गड़बड़ कर रहा है और एक उसका सबॉर्डिनेट है, उसको डर लगता है, तो यहाँ पे अगर कंपनी में विजिल मैकेनिज्म होगा, आप ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट है, ऑडिट कमेटी वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर चेयरपर्सन जो होते हैं, जब ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन जो होते हैं, जो कि विजिल मैकेनिज्म के अंदर यहाँ बनाए जाते हैं, आप उनको, वो ऑफ कोर्स अपनी अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी कंप्लेंट्स दे सकता है कि भैया कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, सो हाउ टू, आई मीन वी शुड स्टॉप इट। उसका डर भी नहीं रहेगा और वो अपनी इस तरह की रिपोर्टिंग्स भी कर पाएगा, ऐसे जो कि अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर कंपनी में हो रही होंगी। अब जनरली ऐसी प्रैक्टिसेस किस फॉर्म में होती हैं? कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के अगर हम एग्जांपल लें, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के अगर हम एग्जांपल लें, आपको याद आ रहे होंगे, आइए फटाक से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। आपने सुना होगा, आपने कौन सा सुना होगा, घोस्ट एम्प्लॉइज, घोस्ट एम्प्लॉइज, ऑलराइट, आपने ये कौन सा सुना होगा, घोस्ट एम्प्लॉइज, एक्चुअली जो रिकॉर्ड में है ही नहीं लेकिन एम्प्लॉय हम दिखा रहे हैं, या टैक्स अवॉइडेंस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल सकते हैं, टैक्स अवॉइडेंस, या हम कॉर्पोरेट फ्रॉड के अंदर रिकॉर्ड, ये बिग अच्छे एग्जांपल्स है बड़े। एसेट्स थेफ्ट बहुत ही कॉमन है ये, या हम एक और आपने नाम सुना होगा अनऑथराइज यूज, प्रॉपर्टी बिलोंग, ऑफ कोर्स एसेट्स किसी किससे बिलोंग करती है, हम बात कर रहे हैं किससे, कंपनी से बिलोंग कर रही है, तो अनऑथराइज यूज कर रहे हैं, ऑलराइट। या एक और आपने सुना होगा स्कीमिंग, जिसका कंपनी के फंड में एंट्री होने से पहले कोई और बंदा बैठा हुआ वो उसका इस्तेमाल कर लेता है। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, समझिएगा कि ये एक कुछ एग्जांपल से कॉर्पोरेट फ्रॉड के, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप इस क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है कि किस तरीके से तो इस कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को रोका जाए। ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो आप अपनी एडवाइस बता सकते हैं। जनरली से मैंने बताया कि अगर सीनियर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक ऑडिट वहां कंडक्ट हो सकती है, एंड क्या हो सकता है कि विजिल मैकेनिज्म कंपनी में हो, रॉबस्ट, देखिए विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए, और वही सारी एस्पेक्ट्स से देखिएगा, बट जनरली फ्रॉड होने वाले एरियाज को आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला घोस्ट एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को प्रॉपर ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली घोस्ट एम्प्लॉइज तो नहीं है कंपनी के अंदर, घोस्ट का मतलब भूत वाले एम्प्लॉय नहीं है, एक्चुअली जिनकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, काइंड ऑफ फिक्स्ड एम्प्लॉइज, ऑलराइट, जो है ही नहीं बट रिकॉर्ड में शो कर रहे हैं हम।
या टैक्स अवॉइडेंस के किसी भी मेथड को अप्लाई कर रखा किसी भी तरीके से, तो वहां पर जरा ध्यान रखने वाली बातें ज्यादा होती हैं। और अगर हम ध्यान से और ऑब्जर्व करें, अनऑथराइज यूज तो नहीं हो रहा है कंपनी के एसेट्स का, या एसेट्स कंपनी की ऐसा तो नहीं चोरी हो रही है, आई मीन कहीं और रिकॉर्ड में मेंटेन है कि बस कंपनी मेंटेन कर रहा है एसेट्स, बट एक्चुअली उसके रिकॉर्ड में है बट एग्जिस्टेंस में नहीं है। सो ये यहां पर बहुत सिंसियरली अटेंशन पे करनी चाहिए फ्रॉड्स को यू नो व्हाट फाइंड आउट करने के लिए। ऑलराइट, एनीवेज क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विल fraud by just one director make the other directors liable? This question is also very very important. मैं अगर आपको बताऊं ना, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं उसके ऊपर। यू नो व्हाट डियर ऑल, एक इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बोल रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको जरूर कंसिडर कीजिएगा। इसकी लैंग्वेज ही कहती है, देखिएगा कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यहाँ एक वर्ड यूज होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और जब हम लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात करते हैं ना, तो एक बात देखिएगा कि जर्नली इसमें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स वन, जिसमें बोर्ड मीटिंग के बारे में जो बात की हुई है, वहां पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप इसको बाद में अच्छे से रीड कर सकें। आई होप अगर आता होगा तो बहुत सी बात है। देखिए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ, देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई पर्टिकुलर आइटम, एजेंडा का आइटम जो कि बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होना है, अब कंपनी जानता है कि सारे ही डायरेक्टर्स को उसका नोटिस दिया जाता है, सबको नोटिस भेजना मैंडेटरी है, सारे बोर्ड मेंबर्स को। ऑलराइट, अब अगर कोई बोर्ड मेंबर मान लीजिएगा अटेंशन पे नहीं करता उस एजेंडा पे, भले ही वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, बट he has to pay attention and he must go through with the entire you know what items of the agenda, क्योंकि अगर वो देखिए, क्योंकि वो भी लायबल हो रहे हैं। ऑलराइट, वो भी लायबल हो रहे हैं। ड्यू डिलीजेंस का यहां पे कॉन्सेप्ट आ ही नहीं पाएगा अगर उनके पास भी मीटिंग का नोटिस आया, उसमें एजेंडा था, एजेंडा के बारे में जानते थे और पढ़ा भी था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया। लेटर ऑन पता लगा कि फ्रॉड हो गया कंपनी में, और फ्रॉड जब हुआ था वो उस टाइम, याद रखिएगा, उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर थे। सो याद रखिएगा, ड्यूरिंग द टेन्योर अगर उनके कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो कि फ्रॉड है, ऑलराइट, जो कि हमने डिस्कस किया है, तो वो लायबल हो जाएंगे। ऑलराइट, वो लायबल हो जाएंगे। तो जो सेक्शन 447 है वो बड़ी जबरदस्त पेनल्टी लेके आता है, आप लोग सुने होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। मैं यहाँ सारी डिटेल नहीं दूंगा। ऑलराइट, बट याद रखिएगा इसे पढ़ना जरूर है, एक बार रिवाइज जरूर करना है। फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि याद रखिएगा ये फॉरम इसलिए ही रखा गया है ताकि एक इंटरैक्शन हो सके। ऑलराइट, सो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली मुझे बताइएगा, मैं आपकी स्टडी को इजी कर दूंगा बिल्कुल, लेकिन मैं इतना इजी नहीं करना चाहता हूं कि आपकी इंटरप्रिटेशन ही खराब हो जाए। आपको बहुत मैं चाहता हूं कि आपका भी थोड़ा सा ना, याद रखिएगा, आपको और हम मिलके इसे सॉल्व करें। ऑलराइट, सो और भी क्वेश्चन है, वन मोर टाइम टेलिंग यू, नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास में, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट ये मैंने अभी आपको सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए और आपके डिस्कशन के लिए रखे हैं क्वेश्चंस। इसको और आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो याद रखिएगा आपने चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है, मोस्ट प्रोबेबल एरियाज मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। ऑलराइट, सो बने रहिएगा, नेक्स्ट सीरीज आ रही है विद अमेंडमेंट्स। याद रखिएगा फाइनल के सारे अमेंडमेंट्स इसी चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि एडवांस में नोटिस आ जाए कि वो सीरीज आने वाली है, या आपके पास एडवांस में नोटिस होगा तो आप अवेयर हो जाएंगे। ऑलराइट, और अटेंशन याद रखिएगा पे कीजिएगा ताकि ना ये क्वेश्चंस आप अच्छे से सीख सकें। ऑलराइट, मेरी विशेष है आपके साथ में कि एग्जाम में आप अजम्पशन स्कोर करें, और ऑफ कोर्स करेंगे। जो भी स्टूडेंट इन सीरीज को प्रॉपर डिसिप्लिन साथ फॉलो कर रहा है, 100% उसे पक्का कोई नहीं रोक सकता किससे, एग्जामिनेशन से। ऑलराइट, थैंक यू वेरी